नमस्ते डियर स्टूडेंट, मेरा नाम राधेश्याम है और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हीट इंजन के बारे में कि हीट इंजन क्या होता है। तो हीट इंजन जो है वो एक डिवाइस है जिसकी मदद से सिस्टम जो है एक साइक्लिक प्रोसेस में जाता है और उस वजह से जो हीट है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। यही हीट इंजन है। तो हीट इंजन क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हीट इंजन जो है वो एक डिवाइस है जो कि सिस्टम पर ऑपरेट करता है और इसको साइक्लिक प्रोसेस में लेके जाता है या साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू लेके जाता है और इन दैट प्रोसेस या बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की वजह से जो हीट है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। यही हीट इंजन है। तो इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या हम लोग बोल रहे हैं कि हीट इंजन में क्या है कि हीट इंजन इज अ डिवाइस विच वर्क ऑन सिस्टम। हीट इंजन जो है एक डिवाइस है जो कि सिस्टम पर वर्क करता है। तो क्या सिस्टम है? सिस्टम जो है हमारा, सिस्टम को हम लोग और भी ये बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। जो सिस्टम है वो क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंजन कि कौन सा इंजन है। जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि हमारे पास जो है वो पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, पेट्रोल है या फिर क्या है, डीजल इंजन है, ठीक है। तो इसमें वर्किंग सब्सटेंस जो है वो क्या है? पेट्रोल या डीजल इंजन के केस में, इस केस में क्या रहता है, जो फ्यूल है उसका वेपर रहेगा, फ्यूल वेपर, फ्यूल प्लस एयर इसका वेपर होता है। मतलब कि पेट्रोल इंजन में होगा पेट्रोल प्लस एयर का वेपर। इस वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा जो है वो वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। फिर एक ये इसको हम लोग और इसको ये भी हम लोग बोलते हैं कि ये जो पेट्रोल या डीजल इंजन है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंटरनल कंबस्शन इंजन है, ICE है, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, दूसरा नाम है। फिर दूसरा हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमारा स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन में क्या है, जो हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन इस सिस्टम पर ऑपरेट करता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ वर्किंग सब्सटेंस जो कि डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंजन कि किस तरीके का इंजन है। अगर वो पेट्रोल या डीजल इंजन है तो फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर है, उसका जो वेपर है उसको हम लोग वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। इन केस ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इज द वर्किंग सब्सटेंस। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो डिवाइस है इसको एक साइक्लिक प्रोसेस में लेके जाता है। साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। तो ईच साइकिल क्या है, कंसिस्ट ऑफ मेनी, ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। ठीक है। ईच साइकिल क्या करता है, वह हीट इंजन वर्किंग सब्सटेंस को साइक्लिक प्रोसेस में लेके जाता है और साइक्लिक प्रोसेस जो होता है वो कई सारे प्रोसेस से मिलके बना है। तो इन सम प्रोसेस क्या करता है कि इन सम प्रोसेस ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, दिस वर्किंग सब्सटेंस टेक हीट, क्या बोलेंगे कि सिस्टम ऑब्जॉर्ब्स heat Q1
फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये भी बोल सकते हैं इन्वायरमेंट या सराउंडिंग या रिजर्वायर, तीनों एक ही बात है। इन्वायरमेंट, रिजर्वायर या फिर बोले सराउंडिंग, ठीक है। तो क्या करता है, सिस्टम ऑब्जॉर्ब्स हीट गिवन फ्रॉम सराउंडिंग एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर T1, ठीक है। हमने डिफाइन किया वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में जाता है। साइक्लिक प्रोसेस जो है वो कई सारे सेवरल प्रोसेसेस से मिलकर बना है। इन सम ऑफ द प्रोसेसेस ये क्या करता है, इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट रिजर्वायर, जो भी बोले हीट, इट टेक्स हीट गिवन एट हायर टेम्परेचर, ये जो रिजर्वायर है एट हायर टेम्परेचर T1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको इधर, इसको ऐसे करते हैं, ये इसका वेपर है, ठीक, फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट या सराउंडिंग या रिजर्वायर, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, इन सम ऑफ द, इसमें जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, इन सम ऑफ द प्रोसेसेस इट रिलीजेस हीट टू द it releases heat Q2 to the environment at lower temperature. Environment, surrounding या रिजर्वायर सारी एक ही बात है। रिजर्वायर, environment at lower temperature T2, टेम्परेचर T2 क्या करता है, साइक्लिक प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस में ये हीट एब्जॉर्ब करता है Q1 एंड इन सम प्रोसेस इट रिलीजेस हीट Q2 टू द रिजर्वायर विच इज एट डिफरेंट टेम्परेचर। और बोले कि ये कुछ प्रोसेसेस में हीट एब्जॉर्ब करेगा, हायर टेम्परेचर पर जो होगा रिजर्वायर उससे हीट एब्जॉर्ब करता है और हीट रिलीजेस हीट Q2 टू द रिजर्वायर और एनवायरमेंट विच इज एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा कर दिया। एंड उसके बाद क्या है कि इन डूइंग सो, ऐसा करते करते इसने मतलब कि इसने कुछ हीट लिया और कुछ रिलीज किया, तो जो सेल्स उसने यूज किया होगा तो रेस्ट, या बोलें कि इन डूइंग सो इट डज वर्क, इट डज वर्क W on the surrounding या बोले कि इन्वायरमेंट, इस पर ये वर्क करता है। क्या है कि हीट Q1 लिया और कुछ हीट रिलीज कर दिया, तो जो रेस्ट ऑफ द हीट जो एब्जॉर्ब हुआ है या सिस्टम ने जो यूज किया वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ये जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस है क्या करता है, ये वर्क करता है ऑन द सराउंडिंग, W वर्क करता है। और ये जो वर्क है हम लोग बाय द यूज ऑफ पिस्टन सिस्टम, जैसे कि जो वर्क है वो पिस्टन सिस्टम की मदद से उसको हम लोग क्या करते हैं कि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो पेट्रोल इंजन है या जो बाइक है या कार है वो क्या है, तो ये जो हीट Q1 इसने लिया, कुछ हीट कुछ इसने वर्क किया
वो जो वर्क है हम लोग कह रहे हैं कि बाय द यूज ऑफ पिस्टन और पुली सिस्टम जैसे भी बोले, उस वर्क को हम लोग यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो वर्क W है, इट इज converted to mechanical work by the use of piston system पिस्टन पुली जो भी बोले। इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने हीट को सक्सेसफुली वर्क में कन्वर्ट कर दिया, और यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक कि जितना हमें वर्क रिक्वायरमेंट होगा। तो हीट इंजन सक्सेसफुली साइकिल में बार बार जाता रहेगा, कुछ हीट लेगा, कुछ वर्क करेगा और कुछ हीट रिलीज कर देगा, और इसी तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्कीमेटिकली या कॉन्सेप्चुअली। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा ये एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर 1 एट टेम्परेचर T1, इसको बोले कि ये हॉट रिजर्वायर है। ठीक, इससे हमने क्या किया कि इस रिजर्वायर से हमने हीट लिया Q1, ठीक है, एंड वी डिड सम वर्क। ऐसे दिखाते हैं कि हम लोगों ने कुछ वर्क किया, और रेस्ट ऑफ द हीट इज रिलीज्ड टू द सेकेंड रिजर्वायर विच इज एट लोअर टेम्परेचर। तो रेस्ट ऑफ द जो हीट है वो क्या है कि एक दूसरे रिजर्वायर को जो कि लो टेम्परेचर पर है, ये कूल्ड रिजर्वायर है, इसने हीट Q2 रिलीज कर दिया। ठीक है, तो हम लोग इसको ये ऐसे समझे हैं, इसको स्कीमेटिकली ऐसे दिखा सकते हैं। इसको फिर इसके लिए जो एफिशिएंसी का फार्मूला है कि कितना हीट जो है वो बोलेंगे कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन। तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं, एफिशिएंसी N मीटर। ये जो है क्या है, वर्क, कितना यूजफुल वर्क हुआ और कितना इसको हीट ऑब्जॉर्ब है, कितना इसने हीट एब्जॉर्ब किया और कितना इसने यूजफुल वर्क किया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि W/Q1 है। ऐसे भी लिखा जा सकता, फर्दर लिखा जा सकता कि W को लिखा जा सकता है वो Q1 - Q2 भी लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई Q1। ठीक है, तो ये फर्दर लिखा जा सकता है 1 - Q2 बाई Q1। ये हीट इंजन की इफिशियंसी है, ये फार्मूला है हीट इंजन की एफिशिएंसी का, यूजफुल वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब। यहाँ पर Q2 जो है वो हीट रिलीज्ड है टू द रिजर्वायर विच इज एट लो टेम्परेचर। Q1 जो है वो हीट एब्जॉर्ब है फ्रॉम द रिजर्वायर विच इज एट हायर टेम्परेचर। क्वेश्चन यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप कि इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा, 1 - Q2 बाई Q1 है। Q1 तो हमेशा कुछ न कुछ एनर्जी, हमें हीट एनर्जी लेना ही पड़ेगा। तो इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो होनी चाहिए, थियोरेटिकली 1 होनी चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आर वी सेइंग, हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो हीट इंजन है इसका
थियोरेटिकली अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो जितना भी हीट एब्जॉर्ब है वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी 1 हो जाएगी, है ना। तो इफिशियंसी अगर इसकी 1 करना है, इफिशियंसी इसकी 1 करनी है या बोलेंगे 100% करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना भी हमने हीट एब्जॉर्ब किया था वो सारा का सारा क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए इन द वर्क। तो जो हीट है वो सारा वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके का जो इंजन होता है, ऐसा हीट इंजन जो होता है वो हाईली इफिशिएंट होता है या आइडियल होता है, उसकी इफिशियंसी 100% होती। और फंडामेंटली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो उस हिसाब से अगर हम लोग बोले तो ये वायलेट नहीं करता। सारा का सारा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा इंजन होता कि सारा का सारा जो हीट है वो क्या है, वर्क में कन्वर्ट हो जाता। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो हीट इंजन है वो आइडियल है, उसकी एफिशिएंसी 1 है या 100 है, ऐसा अगर होता तो। लेकिन वो क्या है कि वो एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, एक थ्योरेटिकल एजम्पशन है। क्या बोल रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट इंजन का ठीक रिवर्स है। रिवर्स इन द सेंस कि ये कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेता है और कुछ वर्क, एक्सटर्नल वर्क होता है इस पर, और ये हीट रिलीज करता है टू अ रिजर्वायर विच इज एट हायर टेम्परेचर। तो इन दैट सेंस रेफ्रिजरेटर जो है वो एग्जैक्टली रिवर्स है हीट इंजन का। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर या हीट पंप जो है वो हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस है। बोले कि रिवर्स है, रिवर्स इन द सेंस कि ये हीट लेता है फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर। ये अगर हमारे पास एक कोल्ड रिजर्वायर है विच इज एट टेम्परेचर T2, तो इससे ये हीट लेता है, Q2 हीट लेता है और इस पर इस जो भी सिस्टम हमारा या जो वर्किंग सब्सटेंस उस पर हम लोग फिर एक एक्सटर्नल वर्क करते हैं W। ठीक है, क्या बोले कि रिजर्वायर 2 से विच इज एट कोल्ड रिजर्वायर बोलेंगे इसको, ये कोल्ड है, इस रिजर्वायर से हीट Q2 लेता है और इस पर कुछ एक्सटर्नल वर्क होता है, और ये इन डूइंग सो ये जो है वो हीट रिलीज करता है रिजर्वायर 1 को विच इज हॉट रिजर्वायर विच इज एट हायर टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T1, और हीट इसने रिलीज किया Q1 हीट, Q1 हीट रिलीज किया। ठीक, तो हम लोग नॉर्मली ऐसा नहीं देखते हैं, तब कॉमन प्लेस नहीं है कि हीट का जो फ्लो हो वो कोल्ड टू हॉट हो। तो रेफ्रिजरेटर इसीलिए जो बस अगर वर्क नहीं होता तो हम लोग ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग ऐसा ऑब्जर्व करें कि हीट जो है वो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट हीट जो है वो फ्लो हो, ऐसा नेचर में पॉसिबल नहीं होता है। बस ये जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, इस एक्सटर्नल वर्क की वजह से क्या है, कोल्ड टू हॉट हीट का फ्लो पॉसिबल है। और इसकी वजह से हम लोग ये जानते हैं कि ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये वायलेट नहीं होता है। तो देखते हैं क्या है इसमें प्रोसेस जो होता है, जो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप जो है वो कंस्ट्रक्शनली या बोले कि स्कीमेटिकली सेम है, कॉन्सेप्चुअली सेम है। बस ये है कि हीट पंप और जो रेफ्रिजरेटर है वो यूज के हिसाब से उसको हीट पंप बोलते हैं या रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। जैसे कि किसी एक हॉट प्लेस में किसी एक गिवन कन्फाइन स्पेस को कूल करना है और इस मेथड से हम लोग कूल करें, ठीक है, किसी गिवन स्पेस को अगर कूल किया जाए फ्रॉम इट्स हॉट सराउंडिंग, तो उस प्रोसेस को हम लोग
रेफ्रिजरेशन बोलेंगे या रेफ्रिजरेटर की मदद से वो कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि इन कोल्ड वेदर या इन कोल्ड एटमॉस्फेयर या कोल्ड सराउंडिंग में किसी एक कन्फाइंड प्लेस को, किसी एक छोटे से प्लेस को हम लोग क्या कर रहे हैं कि हीट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि वो बाई हीट पंप वो किया जा सकता है, या किया जाता है। तो किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में अगर हम लोग क्या करें कि किसी एक गिवन प्लेस को हीट करते हैं बाय दिस मेथड, तो वो हीट पंप की मदद से किया जाता है। प्रोसेस बिल्कुल एक ही रहता है, सिमिलर रहता है। तो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शनली या बोले कि कॉन्सेप्चुअली क्या होता है इसमें फर्दर। तो वर्किंग सब्सटेंस रहेगा, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, जो ये जो मशीन है ये क्या करती है, ये फर्स्ट ये प्रेशर को इट एक्सपेंड्स द गैस, है ना। तो पहला प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी वर्किंग सब्सटेंस है या जो सिस्टम है वो क्या होता है कि एक्सपेंड्स, ठीक है, एक्सपेंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई पी टू लो प्रेशर, ठीक है। एक्सपेंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो भी हमारा फ्यूल है या जो भी हमारा सिस्टम है वो क्या होगा, वो कूल हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये होता है, ये कूल डाउन होता है, कूल डाउन होता है। तो कूल डाउन, कूल ही नहीं होता है, ये इतना कूल हो जाता है कि जिस भी सराउंडिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस भी सराउंडिंग को हम लोग कूल करना चाहते हैं उससे तो कूल होना ही चाहिए। तो कूल डाउन कंपेयर टू द सराउंडिंग, कंपेयर टू द इन्वायरमेंट जिसको कि हम लोग कूल करना चाहते हैं, तो उससे कूल हो गया, ठीक है। तो बोलेंगे कि जो भी हमारा गैसियस सब्सटेंस था वो कूल हो गया, तो लिक्विड फेज में आ गया, लिक्विड वेपर फेज में आ गया, ठीक है। अब इसको बोलते हैं कि इन द सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, इन सेकेंड स्टेप क्या होता है कि इट अब्जॉर्ब्स हीट। ये जो कूल डाउन लिक्विड है, कूल डाउन लिक्विड वेपर है, ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इन्वायरमेंट से ये हीट एब्जॉर्ब करता है, तो फिर से वेपर फेज में आ जाएगा, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स हीट, जिस भी प्लेस को हम लोग कूल करना चाहते हैं उससे ये हीट एब्जॉर्ब करता है। तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कि जिससे हीट वो, ऑब्वियस सी बात है कि जिससे भी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उस एनवायरनमेंट का या रिजर्वायर का, रिजर्वायर नहीं, उस कन्फाइंड स्पेस का बोलेंगे, कि उस कन्फाइंड स्पेस का जो हीट है या जो टेम्परेचर है वो लोअर होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सम एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन दिस, सम एक्सटर्नल वर्क ऑन दिस वेपर सिस्टम, या जो भी हमारा सिस्टम इस पर एक्सटर्नल वर्क होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है। तो क्या होता है कि ये फिर से एक्सटर्नल वर्क होता है तो फिर से हीटअप होता है। तो ये जो गैस है बोले कि ये इट हीट्स अप, जो भी एक्सटर्नल वर्क होता है उसकी वजह से क्या होता है कि इट हीट्स अप गैसियस वर्किंग सब्सटेंस, या बोले कि गैसियस सिस्टम को ये हीट कर देता है, और इतना ज्यादा हीट करेगा कि जो भी एनवायरनमेंट है या जो सराउंडिंग है उससे हायर टेम्परेचर पर जाना चाहिए। फिर जो फोर्थ प्रोसेस है ये क्या करेगा, इट रिलीजेस हीट टू द
एनवायरमेंट क्या करता है, ये हीट को रिलीज करता है, और इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कोल्ड करने के लिए जो पहला स्टेप है, वो जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस है उसको सडनली कूल करते हैं, सडनली उसको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से वो कूल डाउन होता है। कूल डाउन हो गया। अब ये जो भी जिस भी स्पेस का हमें हीट लेना है उससे वो पास करेंगे। तो अगर किसी वो मतलब कंटेनर में अगर वो पास हो रहा है, जिस भी स्पेस का हमें हीट एब्जॉर्ब करना है या टेम्परेचर लोअर डाउन करना है, तो उससे वो हीट एब्जॉर्ब होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी वो कन्फाइंड स्पेस है उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो उसने हीट एब्जॉर्ब किया तो फिर से वो गैस स्टेट में आ गया, लेकिन अभी इतना टेम्परेचर नहीं हुआ है कि वो बाहर रिलीज किया जा सके। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि उस पर कुछ एक्सटर्नल वर्क करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और ये गैस हमारा, ये जो भी हमारा सिस्टम है, ये और ज्यादा हीटअप होता है, और ज्यादा हीटअप हो गया। ये ज्यादा हीटअप है कंपेयर टू द और एनवायरमेंट या रिजर्वायर 1। अब इसको हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। जो भी हमारे पास एग्जॉस्ट है, जो भी बोले कि सिस्टम है, उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे, सो दैट की जो हायर हीट है, बोले कि हायर टेम्परेचर पर जो हीट है, एनर्जी है, वो रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट को, और इस तरीके से एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग डिफाइन करते हैं सिमिलरली, जैसे कि हम लोग डिफाइन करते हैं इफिशियंसी, लेकिन इफिशियंसी की बजाय हम लोग डिफाइन करते हैं अल्फा। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अल्फा क्या है? अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन होता है फॉर रेफ्रिजरेटर, ये डिफाइन होता है Q2/W। रेफ्रिजरेटर के लिए ये Q2/W है। ठीक है, और अल्फा फॉर हीट पंप जो है वो क्या है? अल्फा फॉर हीट पंप इज Q1/W। ये है फॉर हीट पंप। हीट पंप, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, या बोले कि क्या वो मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, ये जो हीट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, ये 1 से ज्यादा हो सकता है। हीट पंप के लिए तो अल्फा जो है वो 1 से ज्यादा ही होगा, बट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर ये 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा वर्क जो है वो हीट से ज्यादा है या कम है। ठीक, इसमें अब ये जो सवाल है कि मैक्सिमम वैल्यू अल्फा का क्या हो सकता है, क्या वो मतलब कि जीरो हीट पर रेफ्रिजरेशन, जीरो एक्सटर्नल वर्क पर रेफ्रिजरेशन हो जाए, मतलब कि अगर ये एक्सटर्नल वर्क नहीं होता तो क्या ये हीट का फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट हो सकता है। ठीक है, अगर ये जैसे W 0 हो जाए एक्सटर्नल वर्क, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो कितना हो जाएगा? वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो केवल और केवल हम लोग बोले कि कोल्ड टू हॉट हीट का मतलब कि किसी भी क्या बोले कि इनफाइनाइट रेफ्रिजरेशन पॉसिबल, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमें कोई एक्सटर्नल वर्क की जरूरत नहीं है, और बस किसी भी हॉट प्लेस को हम लोग कूल कर पाते हैं, अगर ऐसा हो सकता है तो। लेकिन इशू क्या है इसमें? ठीक है, हमने दोनों देखा है, हमने देखा ये रेफ्रिजरेटर है, और हम लोग हीट इंजन भी देखते हैं। हीट इंजन हम लोगों ने बोला कि हमारे पास रिजर्वायर 1 है,
हॉट रिजर्वायर है एट टेम्परेचर T1। इससे हम लोग हीट Q1 लेते हैं और वी डू सम एक्सटर्नल वर्क, या बोले कि इस सिस्टम के द्वारा एक्सटर्नल वर्क W होता है और कुछ हीट रिलीज होता है टू अ कोल्ड रिजर्वायर विच इज एट टेम्परेचर T2। ठीक है, इसके लिए हम लोग अल्फा डिफाइन करते हैं। अल्फा डिफाइन करते हैं इसके लिए Q2 बाई W फॉर रेफ्रिजरेटर। इसके लिए हम लोग इफिशियंसी डिफाइन करते हैं वर्क अपॉन हीट गिवन, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, अब दोनों के दोनों जो है वो क्या है कि हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, दोनों के दोनों जो है वो अगर थियोरेटिकली देखा जाए, अगर हम लोग जो रेफ्रिजरेटर है, हम लोग थियोरेटिकली बोले कि जो हीट का फ्लो है वो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड जो है वो हीट फ्लो करे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये फॉरबिड नहीं करता है। यहां से कोल्ड से कुछ हीट Q2 लिया जाए और Q2 हम लोग रिलीज कर दें एट हॉट रिजर्वायर। हम लोग ऐसा कर दें कि जितना हीट ले रहे हैं कोल्ड रिजर्वायर से उसको रिलीज कर दें हॉट रिजर्वायर को। हम लोग अगर ऐसा कर पाते, ठीक है, तो कोई भी स्पेस को मतलब कूल हो जाता, ऑटोमेटिकली कूल हो जाता। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है कि हीट जो है वो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट फ्लो हो, जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये वायलेट नहीं होता। हीट मतलब एनर्जी कंजर्वेशन है, फ्रॉम एक साइड से हमने हीट लिया और वो दूसरे साइड फ्लो होके पहुंच गया वो। ठीक है, तो इसमें कोई भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट नहीं होता है। फिर दूसरे केस में देखें, जब हीट इंजन है तो हीट इंजन में हम लोग करें कि हॉट रिजर्वायर से कुछ हीट लिया जा रहा है और ये बोले कि जितना भी हीट लिया जा रहा है वो सारा का सारा जो हीट है वो क्या है, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए और वो हीट कुछ भी रिलीज ना होने पाए। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हम लोग किसी भी रिजर्वायर से हीट ले रहे हैं वो 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो ये भी थर्मोडायनेमिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो वायलेट इस प्रिंसिपल से, इसमें कहीं वायलेशन नहीं है। जितना भी हीट ले रहे हैं वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट नहीं करता है। लेकिन ये दोनों के दोनों जो लॉज है, ये दोनों के दोनों जो रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेंगे अगर बोले कि कोई एक्सटर्नल वर्क ना हो और हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट फ्लो हो। अगर ऑटोमेटिकली ऐसा हो तो ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। यही थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल क्या है कि फ्रॉम कोल्ड टू हॉट नो हीट कैन फ्लो ऑटोमेटिकली। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, या इसको और भी बोलते हैं कि ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन कैन नॉट फ्लो। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसीलिए इसको फैसिलिटेट करने के लिए कि हीट जो है वो कोल्ड टू हॉट रीजन में फ्लो करे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल वर्क W करना पड़ता है। इसलिए W को वी कैन नॉट डू जीरो एक्सटर्नल वर्क और जो हीट है वो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड फ्लो हो पाए। ठीक, तो क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है, क्लॉसियस का जो स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने क्या बोला पहले केस में हमने ये बोला, हम लोग ये बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियसली हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन नहीं फ्लो होता है। हमने ऐसा नेचर में ऑब्जर्व कर रखा है, कभी भी हीट जो है वो
हाई टू लो ही फ्लो होता है, मतलब हॉट टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता है। तो हमने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है कि कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन जो हीट है वो उसका फ्लो हो। ठीक, यही क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। इट इज नॉट पॉसिबल, या बोले कि इट इज इम्पॉसिबल, या ये बोले कि देयर इज नो प्रोसेस पॉसिबल इन विच हीट विल फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन। ये है क्लॉसियस का स्टेटमेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेटर पर बिल्कुल लागू होता है कि फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन ऑटोमेटिकली हीट नहीं फ्लो कर सकता। दैट्स व्हाई वी नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन। फिर होपफुली ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने ये समझा दिया कि इसको क्लॉसियस का स्टेटमेंट जो है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? देयर कैन बी नो प्रोसेस इन विच हीट विल फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन। ठीक है, विदाउट यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल वर्क। ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट है या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो बोले कि नेचर में क्यों ये ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व नहीं होता है कि हीट जो वो कोल्ड टू हॉट फ्लो करे, ऐसा क्यों नहीं ऑब्जर्व होता है? तो क्योंकि वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि हीट कैन नॉट फ्लो इन एनी प्रोसेस फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन विदाउट एक्सटर्नल वर्क। तो अगर ये W0 हो जाए तो ये प्रोसेस ही इम्पॉसिबल है, बोले कि रेफ्रिजरेटर ही इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई अल्फा जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। फिर हीट इंजन केस में क्या है कि हम लोग कह रहे हैं कि इफिशियंसी इसका 1 हो जाएगा। अगर जितना भी हमने हीट एब्जॉर्ब किया एनवायरमेंट से, जितना भी हमने हीट एब्जॉर्ब किया Q1, अगर ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाए वर्क में, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो हीट इंजन है वो 100% इफिशियंट है। लेकिन ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है कि there is no process possible in which heat absorbed is totally converted into external work। मतलब क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें कि जितना भी हम लोग हीट एब्जॉर्ब करें वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ये स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक का, ये भी सेम ही बात है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि देयर इज नो प्रोसेस पॉसिबल, ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें कि सारा का सारा जो हीट एब्जॉर्ब है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, वो जो क्या है वो ये कन्वर्ट हो जाए टोटल 100% इन वर्क। तो इसीलिए क्या है कि कुछ ना कुछ हीट रिलीज होना ही चाहिए, मतलब Q2 कुछ ना कुछ रिलीज होगा ही एट लोअर टेम्परेचर, इसको कुछ ना कुछ रिलीज करना ही पड़ेगा। तो हीट इंजन जो है वो हम लोग जो फॉर्मली फिर इसको डिफाइन करते हैं कि ये हो जाता है Q2/Q1 हो जाता है। ठीक है, हीट इंजन को W इक्वल टू Q1 इक्वल टू जो W प्लस Q2 हो जाएगा। यहां से W लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो ये फार्मूला है। तो हीट इंजन जो हम लोग बोल रहे हैं कि ये इसकी इफिशियंसी 1 इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि जितना भी हीट एब्जॉर्ब हो, बोले कि देयर इज नो प्रोसेस पॉसिबल, ऐसा कोई भी प्रोसेस जो है वो संभव नहीं है जिसमें कि जितना भी हीट एब्जॉर्ब हो सिस्टम के द्वारा वो सारा का सारा क्या हो 100% कन्वर्ट हो जाए यूजफुल वर्क में, एक्सटर्नल वर्क में। तो इसीलिए क्या है प्रैक्टिकली हीट इंजन जो क्या करता है कि हीट लेता है Q1, कुछ वर्क करता है एक्सटर्नल वर्क, और उसको कुछ हीट ऑटोमेटिकली रिलीज होता है, या इस प्रोसेस में हीट रिलीज होना ही है, नहीं होता तो वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा। केल्विन प्लैंक का वो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो होपफुली ये बात समझ में
आई होगी, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। और कैसे देख रहे हैं कि इसके अंदर इनहेरेंटली ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सपोर्ट करता है। इसका कंस्ट्रक्शन जो हीट इंजन है या जो रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ नेचर। और इसको ऑब्जर्व किया था क्लॉसियस और केल्विन प्लांक ने, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, वो हमने देखा। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी कार्नोट इंजन का। हम लोगों ने देखा कि जो हीट इंजन है वो इम्पॉसिबल है उसमें 100% एफिशिएंसी पाना, या मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल प्रोसेस नहीं पॉसिबल है जिसमें कि बोले कि कोई भी ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जिसमें कि हम लोग सारा का सारा जो हीट है उसको वर्क में, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हो सकता है किसी भी हीट इंजन की, उसी की स्टडी किया कार्नोट ने, और कार्नोट इंजन का सजेशन है। तो एक हाइपोथेटिकल इंजन का डिजाइन है। हाइपोथेटिकल क्यों है उसको देखते हैं क्यों है। तो हम लोग ये जानते हैं कि सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो क्या है, वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल इन द सेंस कि जो भी उसका स्टेट है वो अगर हम लोग I to F लेके चले जाते हैं, ठीक है, सिस्टम को हम लोग I to F लेके जाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंट भी चेंज हुआ होगा। तो हम लोग ऐसा करें कि जो भी सिस्टम है और जो सराउंडिंग है उसको अगर हम लोग उस प्रोसेस को रिवर्स करके उसको सारे इफेक्ट जो हो रखे, जो चेंजेस हैं उसको रिवर्स करके अगर हम लोग जीरो कर पाते उसको फिर I to F स्टेट में, F to I फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट ले आ पाते, और विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस एनीवेयर इन द यूनिवर्स। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि I to F मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप, मतलब नेचुरल जो नेचर में होता है वो, मतलब ऐसे सारे के सारे जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि वो जो फाइनल स्टेट है टू द इनिशियल स्टेट हम लोग बाई एनी मेथड हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फाइनल टू इनिशियल लेके आ पाए विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस एनी इन द इंटायर यूनिवर्स। मतलब कि किसी भी पूरे यूनिवर्स में जो फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट लेके आ रहे हैं, तो सिस्टम और सराउंडिंग में जो चेंजेस है वो पूरे के पूरे अंडू हो जाए, तो कोई भी पूरा इंटायर यूनिवर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। और ऐसा होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कार्नोट ने जो इंजन लिया उसमें उसने कहा कि हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेसेस यूज करते हैं, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस यूज करेंगे। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जो भी I to F जो मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सिस्टम और सराउंडिंग को लेके आते हैं, तो उसको हम लोग अंडू करके फिर से फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट लेके आ पाए, ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कार्नोट ने अज्यूम किया। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग डिबेट कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उस पर लिमिटेशन क्या है कि कैसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल बनाते हैं। तो प्रोसेस जो है वो क्या है, क्वाज़ाई स्टैटिक है, वो क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस है। तो ये बोलते हैं कि जो इरिवर्सिबिलिटी क्यों आती है सिस्टम में, प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी क्यों आती है, क्योंकि जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस, जैसे कि गैस का एक्सपेंशन हो, तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो मोस्ट प्रोसेसेस क्या है, वायलेंट है। तो वो क्या करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या करते हैं,
इररिवर्सिबल जो प्रोसेसेस है, इररिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उसमें इक्विलिब्रियम जो सिस्टम होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में, सिस्टम और सराउंडिंग जो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। तो बोलते हैं कि इररिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है इररिवर्सिबल प्रोसेस का, हम लोग को ये पता है कि कोई भी सबस्टेंस जो है उसमें कुछ न कुछ डेसिपेटिव फोर्सेज होते हैं, जैसे कि बोले फ्रिक्शन होता है, या विस्कस बोले, विस्कस फोर्सेज हैं, फ्रिक्शन फोर्सेज हैं। तो ये क्या है कि कुछ वर्क को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाता है। तो हम लोग बोले कि इररिवर्सिबिलिटी क्यों आता है, इररिवर्सिबिलिटी इसलिए आता है क्योंकि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। फिर दूसरा इसलिए होता है क्योंकि डिसिपेटिव फोर्सेज है इसमें, डिसिपेटिव फोर्सेज, जैसे कि बोले फ्रिक्शन है या फिर विस्कस फोर्सेज है। तो फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्सेज हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इररिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि पहली बात कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस से लेके जाते हैं। क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, नियरली स्टैटिक प्रोसेस है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो प्रेशर और टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है या इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है, डेल्टा टी और डेल्टा वी होता है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसमें जो चेंजेस है वो आई टू एफ, अगर जो भी सिस्टम वो आई टू एफ जा रहा है लेकिन वो बहुत ही स्लोली जा रहा है, और ऑलमोस्ट इतना स्लोली है कि उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो रुका हुआ है। क्वाज़ी स्टैटिक मतलब कि रुका हुआ, ऑलमोस्ट रुका हुआ है वो, ठीक है। क्वाज़ी स्टैटिक है तो प्रोसेस ऑलमोस्ट रुका हुआ, तो प्रेशर और जो टेम्परेचर का जो चेंज है वो इतना स्लो है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट उसमें कभी भी इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसमें हर एक क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस का ही ये मतलब प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग जो होता है वो क्या है, इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ऐसा हम लोग मानते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस इम्पॉसिबल है, फिर भी हम लोग मान सकते हैं कि क्वाज़ी स्टैटिक जो प्रोसेसेस हैं, मतलब क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस ऐसा होता है, सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक। फिर दूसरा रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए क्या कंडीशन है कि अब्सेंस ऑफ डेसिपेटिव फोर्सेज। ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। तो कार्नोट इंजन में डिसाइड किया गया कि जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेसेस है। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस हम लोग ले रहे हैं। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस लेंगे कार्नोट इंजन में। उसमें क्या बोला कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं। प्रोसेस इरिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं, वायलेंट एक्सपेंशन होता है, या ऐसा प्रोसेस है कि वो इक्विलिब्रियम के स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा उसका वजह है कि डिसिपेटिव फोर्सेज है, फ्रिक्शन और विस्कस टाइप के फोर्सेज है। तो हम लोग क्या करें कि डिफाइन करें कि व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस कि जिसमें कि हम लोग जो स्टेट में चेंज है उस चेंज को अंडू कर पाए, सिस्टम और सराउंडिंग के चेंज को
अनडू कर पाए विदाउट मेकिंग एनी चेंज एनीवेयर इन द इंटायर यूनिवर्स। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो फिर वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए क्वाज़ी स्टैटिक होना चाहिए और डेसिपेटिव फोर्सेस का ऑब्सेंस होना चाहिए, मतलब कि डेसिपेटिव फोर्सेस नहीं होने चाहिए या कम से कम होने चाहिए, या बोले कि जीरो होने चाहिए। ठीक, तो हमने ऐसा माना है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जब बोलेंगे तो हमें अज्यूम कर लेना है कि वो क्वाज़ी स्टैटिक है और नो डेसिपेटिव फोर्स है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि कार्नोट इंजन क्या है। कार्नोट इंजन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो हम लोग कार्नोट इंजन में कार्नोट ने डिफाइन किया कि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। अब इस रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली पहली बात की क्वाज़ी स्टैटिक होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि तो इसका मतलब ये होता है कि जो हीट एब्जॉर्ब है फ्रॉम द सराउंडिंग वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट डिफरेंस है, जो हीट सराउंडिंग टू सिस्टम है वो जीरो रहेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा वो प्रोसेस जो है वो क्वाज़ी स्टैटिक है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो कार्नोट इंजन है उसमें हमने एक प्रोसेस डिफाइन कर लिया है। पहला प्रोसेस हमें मिल गया कि जो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है फ्रॉम द सराउंडिंग, इसमें कि Q1 हीट लेता है, वो क्या होना चाहिए, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए। और जो रिलीज है, रिलीज ऑफ हीट, वो भी आइसोथर्मल होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों क्वाज़ी स्टैटिक है ऑलमोस्ट, मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हमारा दो प्रोसेस मिल गया है। ठीक है, दो प्रोसेस मिल गए, एक में जिसमें कि सिस्टम एब्जॉर्ब करता है हीट Q1, तो इसमें ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यहाँ पर सिस्टम अब्जॉर्ब्स हीट Q1 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक, और इसमें हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर एट टेम्परेचर T2। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है T1, और ये T2 और T1। तो ये T1 पर एट हायर टेम्परेचर इट टेक्स हीट Q1, ठीक, और एट लोअर टेम्परेचर इट रिलीजेस हीट Q2। उसके बाद जो नेक्स्ट जो दो प्रोसेस है वो क्या है कि फिर से वही बात कि क्वाज़ी स्टैटिक रहना चाहिए। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो बाकी दो प्रोसेसेस हैं, मतलब कि आइसोथर्म्स जो है, ये हीट एब्जॉर्प्शन वाला आइसोथर्म है, ये हीट रिलीज वाला आइसोथर्म है। तो हमें एक प्रोसेस, दो प्रोसेस मिल गया है, बाकी इन दोनों को हमें साइक्लिक में कनेक्ट करना होगा। तो बाकी जो दो प्रोसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस है, मतलब फ्रॉम दिस आइसोथर्म टू दिस आइसोथर्म, इसको हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि अगर आइसोकोरिक हो या आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक या आइसोबारिक प्रोसेस अगर हम लोग लेते हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा कि देयर विल बी ऑलवेज सम फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो वो क्वाज़ी स्टैटिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस को ऑलमोस्ट जीरो रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बहुत सारे रिजर्वायर को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। मतलब इस टेम्परेचर T1 से इस टेम्परेचर T2 के बीच में हमें बहुत सारे रिजर्वायर्स को सीरीज में कनेक्ट करना होगा, सो दैट कि जो फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है वो न रहे, ताकि जो क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस है
या बोलते हैं जो रिवर्सिबिलिटी का जो रूल है वो वायलेट नहीं हो। तो उसके बाद जब दोनों प्रोसेस आइसोबारिक आइसोकोरिक नहीं सेलेक्ट कर सकते तो हम लोग कहते हैं कि वी कैन ओनली सेलेक्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो बचते फिर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट रिलीज या एब्जॉर्ब जीरो होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, बाकी जो दोनों आइसोथर्म्स हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं? थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेसेस। ये हमारा पॉइंट 1 हो गया। 1 to 2 हम लोग हीट एक्सेप्ट करते हैं, हीट लेते हैं फ्रॉम द सिस्टम। हमारा जो हीट इंजन है वो हीट लेता है, Q1 हीट लेता है, या बोले कि डेल्टा Q1 हीट लेता है एट टेम्परेचर T1 फ्रॉम द सराउंडिंग, और एट टेम्परेचर T2, एट लोअर टेम्परेचर T2 ये हीट Q2 रिलीज करता है, एक्सपैंड करता है, तो हीट रिलीज करता है। और कह रहे हैं कि इन दोनों आइसोथर्म्स को हम लोग केवल कनेक्ट कर सकते हैं बाई एडियाबैटिक प्रोसेसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा जो सिस्टम है और सराउंडिंग है वो आइसोलेटेड होते हैं। तो आइसोलेटेड है तो मतलब कि कोई इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और हम लोग मान रहे हैं कि डिसिपेटिव फोर्सेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो हम लोग चूज कर सकते हैं ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो जो कार्नोट इंजन है उसके साइकिल्स क्या है? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो इस तरीके से कार्नोट इंजन का जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ठीक। तो हमें इसकी इफिशियंसी फाइंड आउट करनी होगी। इफिशियंसी जो नीटा हम लोग डिफाइन करते हैं वो क्या होता है? वो होता है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन जो है वो क्या है? N = 1 - Q2 अपॉन Q1 है। W भी बता सकते हैं, W जो होगा वो इस एरिया ऑफ दिस साइक्लिक लूप होगा। ठीक, तो इसको सब फाइंड आउट करते हैं। Q2 जो होगा वो क्या, Q1 क्या होगा? Q1 जो है वो Q1 या बोले कि डेल्टा Q1 है, वो हीट एब्जॉर्ब है। गैस जो है वो क्या कर रही है? फ्रॉम 1 to 2 जा रही है। तो एट टेम्परेचर T1 गैस इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हीट हमारा Q1 है, और ये जो है वो क्या होगा? ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसको बोलेंगे कि ये होना चाहिए डेल्टा W प्लस डेल्टा U 0 होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा nRT1 ln V2 / V1। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो ये जो हीट है वो वर्क के बराबर हो जाएगा। तो जो Q1 है, या बोले कि जो डेल्टा Q1 है वो क्या है? nRT1 ln V2 / V1 होगा। फिर बोले कि अब डेल्टा Q2, तो ये डेल्टा Q जो 2 to 1 जो 2 to 3 जो है, तो 3 to 4 जो है, 2 to 3 जो वर्क होगा, 2 to 3 तो हीट एक्सचेंज 0 होगा, है ना? हीट एक्सचेंज 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि ये क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हीट 0 होता है। तो इसका मतलब कि जितना भी वर्क होगा 2 to 3 आने में, वो सारा का सारा, क्योंकि अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है, 2 to 3 अभी एक्सपेंड हो रहा है, तो जो भी वर्क है पॉजिटिव वर्क हो रहा है। तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है मतलब कि उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, तो टेम्परेचर T1 to T2 हो जाएगा। होपफुली ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग टेम्परेचर इस आइसोथर्म पर है, तो यहाँ पर हमने वर्क किया। अब जो वर्क करेंगे तो हीट कोई भी गिवन नहीं है,
तो जो भी वर्क कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी ही जो है वो वर्क के फॉर्म में यूटिलाइज हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी अगर ये पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, 2 to 3 एक्सपेंशन है, अगर वर्क कर रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क है सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर, पॉजिटिव वर्क है तो सिस्टम का टेम्परेचर भी क्या होगा, लोअर होगा। तो सिस्टम का टेम्परेचर लोअर हो गया, ठीक है, वो T2 टेम्परेचर पर आ गया। अब फिर T2 से हम लोग कह रहे हैं कि T2 to 3 to 4 अब ये कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो अभी जो हीट होगा एक्सचेंज या हीट गिवन होगा वो बोलेंगे कि डेल्टा Q2 होगा, या Q बोले उसको, Q2 बोल रहे हैं। ये जो होगा फिर से वही बात की एट इन दिस प्रोसेस फ्रॉम 4 टू, इसको बोले कि 3 to 4, जो 3 to 4 है ये कंप्रेशन का प्रोसेस है। इसमें जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं फॉर्मूला से माइनस nRT2 ln V4/V3, या बोले कि कंप्रेशन है तो इसको कंप्रेशन बोले कि पॉजिटिव वर्क है, या बोले कंप्रेशन है तो इसको लिख सकते हैं nRT2 ln V3/V4, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। हम लोग Q2 पा गए, Q1 पा गए, तो इस फॉर्मूले में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाइनली। तो ये हो जाएगा 1 माइनस दिस डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाई 1 Q2 बाई, ये Q2 बाई Q1 को हम लोग डिवाइड करेंगे, Q2 बाई Q1, तो nRT2, तो ये हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाई T1, और ये हो जाएगा ln V3/V4, और ये हो जाएगा ln V2 डिवाइडेड बाई V1। ठीक, होपफुली यहाँ तो कोई इशू नहीं है। हमें अभी इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। हमें T2 T1 मिल गया है, हमें देखना है कि V3 V4 और V2 V1 में क्या रिलेशन है। ठीक है, ठीक, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि 2 to 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, 4 to 1 एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो होता है वो क्या होता है, T इंटू वी टू पावर गामा माइनस 1, ये जो है वो कांस्टेंट होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये कांस्टेंट है, T V टेम्परेचर T, वॉल्यूम V, गामा पावर गामा माइनस, तो V टू पावर गामा माइनस 1 ये है। तो हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इस एडियाबैटिक प्रोसेस पर, और इस पर अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या लिख पाते हैं यहाँ से, ये हमारे पास इक्वेशन ये रहेगा कि T1.2 पर टेम्परेचर T1 है और इसका वॉल्यूम है V2, और ये हो जाएगा गामा माइनस 1 बराबर होना चाहिए टेम्परेचर, यहाँ 0.3 पर टेम्परेचर है T2 है और वॉल्यूम है V3 गामा माइनस 1। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, किसको हम लोग V2 बाई ठीक है, तो इससे हम लोग V2 और V3 में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो V2 बाई V3 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा T2 बाई T1 और पूरे के पावर 1
1 गामा 1 बाई गामा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन एक हो गया। फिर इस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 0.4 पर हम लोग लिखेंगे T2 V4 गामा माइनस 1 इक्वल टू 0.1 पर लिखेंगे T1, टेम्परेचर 1 होगा, T1 है, और वॉल्यूम V1 टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहां से आता है V4 बाई V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहां से हम लोग पाते हैं कि T1 बाई T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V4 डिवाइडेड बाई V1, और ये जो होगा भाई 1 की पावर T4 कहां से आ गया, T1 बाई T2 है, ये डिवाइडेड है गामा माइनस 1। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये दोनों, ये और ये दोनों टेम्परेचर के टर्म सेम है। हम लोग ये कह रहे हैं कि वी कैन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से हम लोग ये पाते हैं कि V2 बाई V3 इक्वल टू V1 बाई V4। इसको हम लोग फर्दर अरेंज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा V2 बाई V1 इक्वल टू V3 बाई V4, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V2 बाई V1 इक्वल टू V3 बाई V4, मतलब कि ये वाला क्वांटिटी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, ये जो है आ जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1। तो जो कॉर्नट इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, फाइनली वो आ गई। वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो सबस्टांस या सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग जो शुरुआत में हम लोग हीट इंजन को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग सबस्टांस के बारे में डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वर्किंग सबस्टांस है उस पर जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड नहीं करता है, और 1 माइनस T2 बाई T1 है, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो सबस्टांस पर डिपेंड नहीं करता है, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी हीट इंजन है उसकी मैक्सिमम भी एफिशिएंसी जो है वो इस कॉर्नट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती, और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है 1 माइनस T2 बाई T1, जहां पर कि हमने देखा कि T2 कैन नॉट बी 0। अगर T2 0 हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो भी कॉर्नट इंजन है उसमें जो T2 है वो 0 हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर से वही बात है कि हीट इंजन जो है उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।